तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब होता है जीव जगत, सॉरी मतलब कि ये जीवों में कैसे जो होता है ना, जीव जगत में कैसे वर्गीकरण होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हाउ डू एनिमल, मतलब हाउ डू क्लासिफिकेशन इन द लिविंग बीइंग्स, या जैसे कि प्लांट में क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो कुछ बेसिक बात ये है कि क्लासिफिकेशन किया गया जाता है। हमने पिछले जगह पढ़ा था क्लास 11th के चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को समझ सकते हैं। और क्लासिफिकेशन करने का मेन तथ्य होता है किसी भी चीज़ की समानताएँ और असमानताएँ को देखकर या उसको अलग अलग ग्रुप में डालना, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो नॉर्मली अरिस्टोटल जी ने दिया था, और जिसका मेन मोटो होता है नॉर्मली। उसमें क्या हुआ था कि आर्ट जो हमारे जो अरिस्टोटल जी थे, अरस्तु जी थे, उन्होंने क्या किया कि उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, याद रखना। जो अरस्तु जी थे उन्होंने प्लांट को लगभग देखा जाए तो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के प्लांट को आगे जाके कुछ 3 पार्ट में बांटा था, डैट इज़ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। तो याद रखना अरिस्टोटल जी थे, उन्होंने क्या किया था, प्लांट को जो है वो 3 पार्ट में बांटा था, हर्ब, श्रब्स और ट्री। उसी केस में देखा जाए तो और भी उन्होंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा बताया था, जैसे कि देखा जाए तो अरिस्टोटल जी ने एनिमल को भी आगे जाके क्लासीफाई किया था। एनिमल को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा था, एक था एनाइमा, एक था इनाइमा। इनाइमा में आरबीसी प्रेजेंट होगा, इसमें आरबीसी एब्सेंट होगा। ठीक है। तो इसको देखते हुए उन्होंने एनिमल को 2 कैटेगरी में किया, जिसके पास ये आरबीसी होगा उसको इनाइमा में डाला गया, और जिसमें आरबीसी नहीं होगा उसको डाला गया एनाइमा में। ठीक है। इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। ओके। तो इसे हम लोग कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बाद में आगे जाके इसी में क्या हुआ कि जो हमारे अरस्तु जी जो थे, एरिस्टोटल जी थे, इनके ही कुछ दिए गए स्टेटमेंट को एज अ कैरोलस लीनियस द्वारा सही किया गया। ठीक है ना। तो कैरोलस लीनियस ने आगे जाके क्या दिया, तो उन्होंने आगे जाके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, मतलब जिसमें 2 नेम आते हो, एक वैसा वर्ड जिसमें 2 लेटर आता, 2 वर्ड आता हो। ठीक है ना। जैसे कि हमने पढ़ाई था पिछले चैप्टर में कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है। मैंने पढ़ा था मैंजीफेरा इंडिका हो गया, तो मैंजीफेरा जो होता है वो हमारा जीनस हो गया, और इंडिका जो है वो हमारा स्पीसीज हो गया। ठीक है। तो ये सब बात है ना कहा गया था। फिर आगे जाके 2 किंगडम ये हो गया हमारा। पहले हमने पढ़ा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आगे जाके 3 पार्ट बांटा गया, प्लांट और एनिमल में, एनिमलिया, प्लांटी और एनिमलिया में। इसमें क्या किया गया, इसमें आरबीसी देखा गया, और इसमें एमसी मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के प्लांट को आगे जाके 3 पार्ट में बांटा गया, और एनिमल को आगे जाके 2 पार्ट में बांटा गया। इसमें आरबीसी में जो होता है इसमें आ गया हर्ब्स आ गया, श्रब्स आ गया और ट्री आ गया। इसमें देखा जाए तो एनाइमा आ जाएगा और इनाइमा आ जाएगा। ठीक है। फिर बाद में आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक नया ऐड हुआ था जिसका नाम है प्रोटिस्टा। तो प्लांटी होगी, एनिमेलिया हो गया। ठीक है ना। और हमारा प्रोटिस्टा भी हो गया। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि नॉर्मली देखा जाए तो ये दिया था हमारे इसने, क्या नाम था इनका, अर्नस्ट मेयर ने। ठीक है। ये किसने दिया था, हमारा अर्नस्ट मेयर ने। फिर बाद में आके जाके इसी को क्लासिफाई करके आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया था, 1 मिनट। फिर हमारा आगे जाके आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें देखा जाए तो इसमें आगे जाके फंजाई को ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया, फंजाई को, जिसमें हमारा ये प्लांटी तो था ही, प्रोटिस्टा भी आ ही गया और एनिमेलिया भी आ ही गया। तो इसमें हुआ क्या कि जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को ऐड किया गया, इसको दिया था कोपलैंड ने दिया था। फिर बाद में आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या हुआ, मोनेरा को ऐड किया गया। ठीक है, मोनेरा को। और बाकी तो हमारा आएगा ही प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। ठीक है। अब एक लाइन से जानेंगे ये सब क्लासिफिकेशन में फ़र्क क्या था। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो हमारा दिए थे आर्च विटेकर ने। ठीक है। इसको ध्यान रखना। फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, जिस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग डोमेन सिस्टम के थ्रू इंडिकेट करते हैं, जिसमें एक
बैक्टीरिया को एक आर्की बैक्टीरिया और क्यू बैक्टीरिया को अलग अलग डिवाइड किया गया था, ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। उसके बाद आगे और देखा जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और तुम क्या कहोगे इसके बारे में। हाँ देखो, जैसे मान लो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या हुआ, इसमें एक गलती ये आया कि इसमें जो था ना प्लांटिया एनिमलिया को हमने उसके सेल वॉल को देखते हुए हमने उसे कैटेगराइज किया, जिस कारण से जितने भी प्लांट या एनिमल जिसमें सेल वॉल पाए जाते हैं उसको हमने प्लांट में रखा, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा उसको हमने एनिमल में रखा, ठीक है। तो ये एक कारण है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। और फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या फ़र्क था, इसमें दिक्कत ये आया कि जितने भी जो बोलते हैं ना, मतलब कि जो फूड डिपेंडिंग एनिमल थे, जितने भी थे हार्बीवोर्स और कुछ अलग अलग टाइप के, वो जैसे कि प्रोटिस्टास हो गए, जैसे मल्टी मतलब बोलते हैं ना यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, उसको रखा गया इसमें, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे मतलब रह गए जो कि फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और नॉर्मली वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो उसमें उसको क्या किया बाद में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में डाल दिया गया। और फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा एडवांस किंगडम है उसमें हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें इसका मेन कारण था बॉडी सेल वॉल देखकर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखकर, और रिप्रोडक्शन देख के, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख के, और फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर देख के हमने उसका अलग अलग कैरेक्टर को मतलब उसके अलग अलग पार्टों को डिस्क्राइब भी कर रखा है, ठीक है। जैसे मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, एल्गी क्या है, ठीक है। याद रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई, ठीक है। ये सब बातें हमारी ओवरव्यू थी, ठीक है। अब हम एक एक करके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। चलो देखते हैं एक लाइन से क्या कह रहे थे। इस चैप्टर में हमने पढ़ेंगे, अब बुक का लाइन क्या कह रहा है, जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है ना। मतलब कि बोल रहा है कि जो जितने भी जो प्लांट मतलब जीव जगत है ना, मतलब यानी जो लिविंग वर्ल्ड है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ये जान लो पहले। हम इसे पढ़ेंगे वर्गीकरण के लाभ, उसके प्रकार, और बोल रहा है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जीवधारिया में 2 जगत प्रणाली यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर जीवधारी में 5 जगत प्रणाली मतलब कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर हम पढ़ेंगे निम्न श्रेणी में के कवक एवं फाइकोमाइसिट्स, मतलब कि इसके कुछ फंजाई है, उसके फाइकोमाइसिट और बेसिडियोमाइसिट और एस्कोमाइसिट जो आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उच्च श्रेणी के कवक है, जैसे कि हमारा हो गया एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, अपूर्ण कवक भी हो गया जो इनकम्प्लीट फंजाई है, ठीक है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे और भी बहुत सा चीज़ है, जैसे कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ हम लोग शैक के बारे में पढ़ेंगे। शैक मतलब ये एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी कंपनी है जो आपको बस 99 रुपीस में क्वालिटी के सॉरी ये क्या आ गया था। उसके बाद में पढ़ेंगे शैक के बारे में यानी कि एल्गी के बारे में, फिर विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में, इस मतलब स्मरणीय बिंदु मतलब पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे, NCERT कॉर्नर देखेंगे, फिर NCERT सैम्पलर, फिर प्रतियोगिता प्रतिष्ठ, फिर मूल्य मतलब आधारित प्रश्न यानी कि वेरी ब्रीफली क्वेश्चंस, एवं उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल यानी कि हॉल्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट ये सब जो है जितने भी जो वर्कशीट जो दे रखे हैं ना, ये सब जो वर्कशीट है ये सबको हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी हम बस रीडिंग करेंगे, ओके। हाँ, इसी को ध्यान रखना। फिर से मोस्टली क्या है, मोनेरा किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया एंड ये जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे या उसी को जीवाणु कहते हैं, ओके। फिर हम पढ़ेंगे एक्टिनोमाइसिटिस, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में देखा जाए तो हम ये पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स। फिर उन्हें पता कि मतलब कि फंजाई किंगडम के बारे में जानेंगे, तो हमने यहाँ पे देख लिया था फंजाई किंगडम के बारे में। फंजाई किंगडम को देखेंगे, फिर उसके कुछ उच्च श्रेणी देखेंगे जिसको हम लोग फाइकोमाइसिटिस कहते हैं, ठीक है। और जो कुछ अलग अलग उच्च श्रेणी भी है जिसमें फाइकोमाइसिटिस आ गया, बेसिडोमाइसिस आ गया, और अपूर्ण कवक मतलब कि वो होगा कुछ एस्कोमाइसिटिस, हाँ ठीक है।
ये कहते हैं। अब बुक क्या कह रहा है ये जान लेते हैं। क्लासिफिकेशन का मेन मोड तुम समझ ही गए होंगे। अब देखो हमारा बुक क्या कहता है। बुक का ये कहने का तात्पर्य है कि स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग। हमारा बुक क्या कहना चाहता है। हाँ, इसका कहने का मतलब है, इसको स्मॉल कर लेते हैं क्या, अब ठीक लगेगा। हाँ, अब ठीक है। ये कहना चाह रहा है अत्यंत विस्तृत एवं विशाल जीव जगत में असंख्य जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, समुद्री जीव, स्थल जीव, जंतु, पक्षी एवं कई पादप हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। इनमें से प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न है। अब पादपों की 4 लाख से अधिक तथा जंतुओं की 10 लाख से अधिक जातियों को खोजा जा चुका है। जीवों की इतनी अधिक संख्या व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना प्रायः असंभव है। अतः इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने टैक्सोनॉमिस्ट ने जीवों को सुव्यवस्थित एवं या फिर क्रमबद्ध ढंग से विभाजित किया है। जीवधारियों में अप्रत्याशित विविधता होने के कारण किसी भी मनुष्य के लिए इतने भी अधिक विविधतायुक्त जीवों का अलग अलग अध्ययन कर पाना नितांत असंभव है। ओके। दूसरी ओर यदि जीवधारियों को उनकी उपेक्षाकृत समानताओं के आधार पर कई समूहों तथा उप समूहों में विभाजित कर दिया जाए तो लगभग सभी जीवधारियों के विषय में असमुचित ज्ञान प्राप्त करना अत्यधिक सुविधाजनक हो सकता है। अपेक्षाकृत समानताओं एवं विसमानताओं के आधार पर जीवधारियों को विभिन्न समूह में विभाजित करने का वर्गीकरण मतलब बोल क्या समझ रहे हो। मतलब उपेक्षाकृत समानताओं मतलब उपेक्षाकृत उनकी समानताओं और विसमानताओं मतलब समानता और असमानता को देखते हुए जीवधारी को अलग अलग ग्रुपिंग कर देना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है वर्गीकरण विज्ञान अथवा वार्गिकी कहलाता है। मतलब कि याद रखना कि बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम लोग क्लासिफिकेशन साइंस या फिर टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है। इस पूरे में कहने का तात्पर्य ये है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग जब भी अपने आसपास देखते हैं जीव जंतु, वायरस, समुद्री जीव को, पादप को या फिर किसी भी अलग चीज़ मतलब प्लांट एनिमल, कुछ वाटर एनिमल, लैंड एनिमल और भी एनी काइंड ऑफ एनिमल जो भी अपने आसपास देखते हैं उन सब को देखा जाए तो वो सब काफ़ी लाखों की संख्या में है। ठीक है ना। तो धरती पर लाखों पेड़ है, लाखों पौधे हैं, लाखों जानवर है। तो इन सबको एक बारे में पढ़ना लिखना उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए ना साइंटिस्ट ने यानी कि टैक्सोनॉमिस्ट ने एक अलग अलग ग्रुप बनाया, क्लासिफिकेशन दिया जिससे हमें उसके बारे में पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है ना। और उसको हम पढ़ने में आसानी हो इस कारण से टैक्सोनॉमी ने बहुत सारे अलग अलग की भी दिए थे। इसमें हर्बेरियम आ गया, बोटैनिकल गार्डन आ गया था, जूलॉजिकल पार्क आ गया था और भी न जाने मैनुअल आया था, फ्लोरा आया था, फौना आया था। इस सब का यूज़ करके हम लोग उसके बारे में काफ़ी आसानी से जान सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझें और आगे बढ़ते हैं। ओके। और अगर देखा जाए वास्तव में सब टैक्सोनॉमी जो है ना वो दो ग्रीक वर्ड से आया है तथा देखो होता क्या है वास्तव में देखा जाए ना सब टैक्सोनॉमी 2 ग्रीक शब्दों टैक्सिस तथा नोमोस की संबंधित से बना है। टैक्सी का अर्थ होता है व्यवस्था तथा नोमोस का अर्थ होता है नियम या अतएव मतलब है ये टैक्सोनॉमी का शाब्दिक अर्थ हुआ नियमानुसार व्यवस्थित करना। इस प्रकार की वार्गिकी का अभिप्राप्त जीवधारियों को निश्चित नियमों अथवा सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत शब्द डी कंडोले ने दिया था। ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन वर्ड जो है वो डी कंडोले ने दिया था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। इसमें और याद रखना टैक्सोनॉमी वर्ड जो है ना टैक्सोनॉमी देखो ये टैक्सोनॉमी दिख रहा है आपको। ये टैक्सोनॉमी वर्ड में 2 वर्ड आता है। ठीक है ना। एक आता है टैक्सा, एक आता है नोमो। ठीक है ना। तो टैक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। और नोमोस का मतलब होता है लॉ। तो देखा जाए किसी भी चीज़ को अरेंजमेंट करने का जो लॉ होता है, जो तरीका होता है ना, वो सही हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है। तो टैक्सोनॉमी साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन करते हैं एक सही रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ, इसी को ध्यान रखना।
अब क्लासिफिकेशन के फ़ायदे क्या है, क्लासिफिकेशन के लाभ क्या है, वर्गीकरण के लाभ क्या है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं क्लासिफिकेशन के फ़ायदा ये है कि जब भी हम लोग किसी को क्लासीफाई करते हैं तो हमें उसके बारे में पढ़ने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है, जिस कारण से वो काफ़ी हद तक हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मस्ट बोलते नहीं नेसेसरी हो जाते हैं, ठीक है ना, जिस कारण से हमें इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको और बहुत मात्रा में एक हद तक फ़ायदा भी होता है। मान लो कोई बच्चा ही पढ़ रहा हो, रीडिंग कर रहा हो बुक के बारे में, अब उसको अलग अलग कैटेगराइज ना कर दे कि हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, तो उसके लिए समझने में काफ़ी हद तक मुश्किलें पैदा हो जाएगी। और वो मुश्किलों को कम करने के लिए हम लोग ने अलग अलग ग्रुप बांट दिया है, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर, जिस कारण से बच्चा ईजिली समझ जाता है। जैसे तो बोलोगे हर्बीवोरस तो समझ जाएगा कि सारे जानवर जो घास खाते हो, जैसे आप बोलोगे कार्निवोरस तो समझ जाता है कि वो सारे जानवर जो मांस खाते हो वो क्या है, कार्निवोरस है। तो एक हद तक ये क्लासिफिकेशन साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट ही हुआ, ठीक है। और हमारे डेली लाइफ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हमारा बुक क्या कहता है इस चीज़ को हम लोग पढ़ के जान लेते हैं, ठीक है। अब बुक क्या कह रहा है देखो, जीवधारू देखो तो क्या कह रहा है, जीवधारियों की विविधता का ज्ञान होता है। मतलब क्या बोल रहा है ना, जीवधारियों की विविधता का ज्ञान होता है, मतलब कि हमें जो होता है नॉर्मली बोलते हैं ना बायोडाइवर्सिटी का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। और देखा जाए तो उनके बीच में बहुत सारे हम लोग सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, रिलेशनशिप्स और भी अदर काइंड ऑफ नॉलेज को हम लोग काफ़ी इजीली गेन कर लेते हैं। और भी बहुत सारी नॉलेज होती है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन करना बहुत सही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्लासिफिकेशन करने के बाद जो इंसान उसका स्टडी करता है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो उसके बारे में आगे पढ़ेगा या जिसको समझाया जाएगा वो दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिटेड होगा, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए हम उसको काफ़ी हद तक समझेंगे और ये समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है और क्लासिफिकेशन होना तो होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, जीवधारियों की उत्पत्ति एवं उनके बीच परस्पर संबंधों का ज्ञान होता है। इसके द्वारा हम कम समय में अत्यधिक जीवों के विषय में समुच्च ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी समूह के प्रारूप यानी कि टाइपिकल जीव का अध्ययन करके उसके समूह के सभी जीवों के विषय में आधारभूत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा बोल रहा है, प्रत्येक जीव की जीव जगत में स्थिति का पता लग चलता है। जीवधारियों के विकास में क्रम और प्रमाण का भी ज्ञान होता है। वर्गीकरण के अध्ययन से संयोजन कड़ियों का ज्ञान होता है, ठीक है ना, जिससे जैव विकास प्रमाणित होता है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो टैक्सोनॉमी का फ़ायदा क्या है, क्लासिफिकेशन का फ़ायदा क्या है। तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है, हमें आसपास में सभी जीवों के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है। हम उनके बारे में जान पाते हैं वो क्या खाते हैं, पीते हैं, कहाँ रहते हैं, और उनके बारे में रिलेटेड सारे भी जितने बेसिक फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जितने फंडामेंटल वर्क्स है, उन सबको भी हम जान पाते हैं कि वो उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या उसमें क्या क्या ज़रूरी है। फिर और देखा जाए तो वो उसका स्थिति, वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, क्या वो एग्रेसिव है, क्या वो नहीं है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे बच्चे दे रहा है, कैसे वो सर्वाइव करता है, और तो और उनके बारे में जो कंप्लीट नॉलेज होता है वो भी हमें मिलता है। और हमें एक हद तक बहुत ज़्यादा विकास हो पाता है, हमें मतलब जैव विकास होता है। मतलब इससे क्या होगा, जानवरों के का भी बहुत फ़ायदा होता है। हम उसके बारे में समझ पाएंगे तो ही हम उसके लिए कुछ कर भी सकते हैं, है कि नहीं है। तो यही कारण है इसका बहुत सारा बेनिफिट। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखो, ठीक है, ये क्या टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग, ओके। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्लासिफिकेशन जो होते हैं ना, उसके मैंने बताया ही था कि क्लासिफिकेशन जो नॉर्मली देखा जाए तो उसमें पहला क्लासिफिकेशन था हमारा, देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें अरस्तीजू ने 2 प्लांट को 3 पार्ट में, एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फिर बाद में आया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें एक्स्ट्रा प्रोटिस्टा ऐड हुआ था। फिर आया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें फंजाई ऐड हुआ था। फिर आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा ऐड हुआ था। ऐसा सब में कुछ न कुछ सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, मतलब हर किसी में कुछ न कुछ कमियाँ होने के कारण एक के बाद एक किंगडम को प्रोड्यूस किया गया। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी गलतियाँ दिखने के कारण उससे बाद में कार्लुस नाम के साइंटिस्ट आए और बाद में उन्होंने क्या किया कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि डोमेन सिस्टम को इंक्लूड किया, ठीक है। तो ये सब बातें होगी
प्रीवियस क्लासेस की। तो हम लोग अब पढ़ के जानते हैं ये क्या कहना चाहता है। ओके, देखो इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें वर्गीकरण के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जीव वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर विभिन्न भिन्न वर्गीकरण पद्धतियों विकसित की गई। वर्गीकरण की प्रमुख पद्धतियाँ निम्नलिखित है। मतलब कि जितने भी जो साइंटिस्ट थे ना, मतलब जितने बायोलॉजिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन दिया जो कि एज अ निम्नलिखित है, मतलब नीचे दे रखे हैं। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति, मतलब कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस पद्धति में केवल एक या दो लक्षण के आधार पर ही जीवों को वर्गीकृत किया गया था। वनस्पति जगत के पिता थियोफ्रास्टस ने 320 BC में प्रथम कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने पौधे को केवल उनके हैबिटाट के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है ना, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। मैंने बताए थे प्लांट को 3 पार्ट में आगे जाकर डिवाइड किया गया था। तो प्लांट को 3 पार्ट में किसने डिवाइड किया था, थियोफ्रास्टस ने। अब फिर जो हमारे एरिस्टो जो थे, उन्होंने एनिमल को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया था और वो क्या था, एनाइमा और इनाइमा। यकीनन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखना, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें नॉर्मली देखा जाए, एक तरफ आए थे थियोफ्रास्टस, एक तरफ आए थे अरिस्टोटल जी। इन्होंने क्या किया, प्लांट को 3 पार्ट में बांटा और इन्होंने एनिमल को 2 पार्ट में बांटा। ठीक है ना, इसी को ध्यान रखना। ओके, हाँ, आई होप यू गैट इट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, समझ में आ गया कि इन्होंने जो हमारे जो थियोफ्रास्टस थे, उन्होंने 320 BC में ये प्लांट के हैबिटाट को देखते हुए उन प्लांट को 3 पार्ट में बांटा, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री में। फिर क्या हुआ, जंतु का सबसे पहले वर्गीकरण जो था वो एरिस्टो जी ने किया था। इन्होंने प्राणियों के 2 प्रमुख समूह में वर्गीकरण किया था। ठीक है ना, मतलब इन्होंने प्राणी जो थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला था एनाइमा, दूसरा था इनाइमा। एनाइमा क्या होता है, इसमें RBC होता है, इसमें नहीं होगा। बुक क्या कहते हैं ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें वे जंतु रखे हैं, मतलब इनमें वे जंतु रखे जिनमें लाल रुधिर नहीं होती है, जैसे स्पंज, नाइडेरिया, मोलस्का, आंथ्रोपोडा आदि संघ के जंतु। इनाइमा में क्या बोल रहे हो, देखो इनाइमा में ये कहना चाह रहा है कि हाँ, इसमें वे जंतु रखे हैं जिनमें लाल रुधिर है। इससे कशेरुकी जंतुओं को भी सम्मिलित किया गया है। इनमें 2 चीज पाया जाता है, एक होता है ओविपोरस, एक होता है विविपोरस। ओविपोरस वो होता है जो अंडे देते हैं और विविपोरस भी होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं। फिर आए थे कैरलस लीनियस जो थे वो आगे जाके क्या हुआ ना कि उन्होंने 1758 में वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति दिया, मतलब सेक्सुअल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रस्तावित। देखो ऐसा कुछ नहीं है सेक्सुअल सिस्टम, इन्होंने बाइनोमिकल सिस्टम दिया था। ठीक है ना, और सेक्सुअल सिस्टम भी दे रखा होगा, बट हमने बाइनोमिकल सिस्टम पढ़ा था NCERT के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक है, तो पढ़ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की और इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमेटिक ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उन्होंने पौधे के पुष्पों में पुंकेसरों या स्टैमिन की संख्या के आधार पर 24 वर्गों में वर्गीकृत किया। उन्होंने सभी पौधे के द्विनाम पद्धति के अनुसार नाम दिया और इस वर्गीकरण को उन्होंने पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में प्रस्तुत किया। ठीक है, 2 वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। इस प्रकार का वर्गीकरण जीवों के सभी मुख्य तथा संबंध लक्षणों यानी रिलेटेड कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस प्रकार का वर्गीकरण जीवधारियों के आपसी प्राकृतिक संबंधों को इंगित करता है। सन 1862 यानी कि से लेकर 1883 में जॉर्ज बैंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने अपनी जेनेरा प्लांटेरम को 3 वॉल्यूम में प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया।
उन्होंने पादप को आगे जाके उप जगत यानी कि सब किंगडम में कैटेगराइज किया गया था। जैसे कि याद होगा तो जिनरा प्लांटेनम में प्लांट के बारे में, और स्पीसीज में ये नेचुरल स्पीसीज में था ना, उसमें क्या हुआ था कि एक सिस्टमा नेचुरल है जिसके अंदर क्या किया गया था, उसके अंदर एनिमल के बारे में लिखा गया था। अब बाद में इसमें सब स्पीसीज क्या ऐड किया गया, तो इसमें पहला है तो आपका क्रिप्टोगैमिया। क्या है? क्रिप्टोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया क्या होता है? क्रिप्टोगैमिया क्या होता है समझो। इसका पिक ले लेते हैं, काफ़ी काम का है ये। ओके, क्रिप्टोगैमिया इस वर्ग में पुष्प रहित यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट को रखा गया, और फेनेडोगैमस इसमें पुष्पीय पौधों यानी कि फ्लावरिंग प्लांट को रखा गया। ठीक है, जिसमें 200 फैमिलीज को वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, उसके बाद है वर्गीकरण की पद्धतियाँ। ये वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धतियाँ यानी कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें जीवधारियों को उनके जातिकृत संबंधों यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर वर्गीकृत किया गया। ऐसे वर्गीकरण जिसमें जीवधारियों के आनुवांशिक तथा उद्विकासीय अंतर संबंधों यानी कि जेनेटिक इवोल्यूशनरी इंटररिलेशनशिप का ज्ञान होता है, यानी कि जातिगत वर्गीकरण कहलाता है, यानी कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। इस प्रकार का वर्गीकरण एंगलर तथा प्रोन्टेलर ने सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, उन्होंने पुष्पीय पौधों को उनके विकास क्रम यानी कि इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के आधार पर 280 ये कुलों में वर्गीकृत किया था। ये जीवधारियों की द्विजगत प्रणाली यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अरस्तु द्वारा जीवों को दो मुख्य समूहों जंतुओं एवं वनस्पतियों में विभाजित करने पर परंपरा का शताब्दियों का तक पालन करना पड़ा। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में समस्त जीवधारियों के दो जगत यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि तथा पादप किंगडम, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें जाता है ना, ये प्लांट किंगडम एंड तथा एनिमल किंगडम में विभाजित किया गया। मतलब हुआ क्या कि ये जो प्लांट की मतलब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम दोनों आता है, उसमें क्या हुआ ना कि उसमें उसको सिस्टम नेचुरा में ये कार्लोस लिनियस ने भी अपने बुक में लिखा था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, पौधे जिनमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति है, जैसे आम का पेड़, गेहूँ। जंतु जिसमें सेलुलोज की भित्ति नहीं होती है जैसे कि मछली, सर्प, बंदर के बीच अंतर इनमें स्पष्ट है। किसी भी जीव वैज्ञानिक ने काफ़ी समय तक इस द्विजगत प्रणाली में किसी परिवर्तन को कोई आवश्यक अनुभव नहीं की। फिर बाद में क्या हुआ, जीवधारियों की 5 जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत ये वर्गीकरण का स्थान अतः विटेकर द्वारा 1969 में प्रस्तावित 5 प्रणाली ने लिया है। इसे पंच संकल्पना यानी कि 5 किंगडम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 जगत प्रणाली के मापदंड यानी कि क्राइटेरिया फॉर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जीवधारियों का 5 जगत प्रणाली मुख्य निम्नलिखित पर आधारित है: कोशिका संरचना जटिलता यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को देखते हुए, भोजन प्राप्त करने की विधि यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जाति वृत्त संबंध यानी कि फाइलोजेनेटिक, ये शारीरिक संगठन की जटिलता यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक कोशिकी है कि बॉडी ये बहुकोशिकी है। ठीक है, तो इसमें कहना क्या चाह रहा है आपने समझ में आया? इसमें कहना चाह रहा है पहली बात ये है कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कितने होता है। क्लासिफिकेशन के टाइप देखा जाए तो क्लासिफिकेशन टाइप जो होते हैं वो नॉर्मली देखा जाए तो पहला जो था वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, जिसमें नॉर्मली देखा जाए तो अरिस्तु जी ने और थियोफ्रास्टस दोनों ने मिलकर प्लांट और एनिमल को अलग अलग कैटेगराइज किया था। थियोफ्रास्टस ने प्लांट को 3 पार्ट में बांटा था और अरिस्तु जी ने एनिमल को 2 पार्ट में बांटा था। ठीक है, जिसमें एनाइमा था और
इनाइमा में भी क्या था, वो 2 टाइप था, एक था ओविपोरस, एक था लीविपोरस। ओविपोरस लीविपोरस ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। ओविपोरस में क्या होता है, अंडे देने वाले, लीविपोरस अंडे नहीं देने वाले। फिर बाद में आया था कैरोस्लिन ने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। हालांकि आई डोंट थिंक इवन अबाउट इट बिकॉज एनसीईआरटी में ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। आई थिंक 2 बाइनोमियल सिस्टम होगा, ठीक है ना, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। और देखा जाए तो पौधे के उन्होंने लगभग उसके स्टेमिन को देखते हुए उन्होंने 24 पार्ट में डिवाइड किया गया था और इसे स्पीसीज प्लैंटेनम में भी दिखाया गया है, ठीक है। और देखा जाए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या कहा गया था कि जॉर्ज बेंथम ने जो था ना, आगे जाके ये अपना 3 बुक लिखा, मतलब एक बुक लिखा जिसका नाम था जनरल पेंटलम था और इसके 3 वॉल्यूम थे, ठीक है। और नॉर्मली क्या हुआ, इसको प्लांट जो था उसको 2 सब स्पीसीज डाले गए थे, क्रिप्टोगैमस, फेनोडोगैमस, ठीक है। क्रिप्टोगैमस फूल वाले एंड फेनोडोगैमस बिना फूल वाले, ओके। फिर बाद में क्या हुआ, फाइलोजेनेटिक्स क्या होता है, वैसा गुण जिसमें क्या होता है ना कि ये इवोल्यूशनरी को इंक्लूड किया जाए। मतलब होता क्या है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कौन कौन से टाइप के ये बदलाव आए, कौन कौन से नए नए गुण आए, उसके बारे में, ठीक है। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अरस्तु जी ने दिया था। इसमें क्या हुआ था कि उसके सेल वॉल को देख के जिसमें सेल वॉल होगा उसको प्लांट में रखा गया, जिसमें सेल वॉल नहीं होगा उसको एनिमल में रखा गया, ठीक है। और फिर बाद में आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में को दिया था आर्च विटाकर ने 1969 में। इसमें क्या हुआ, इसे हम लोग किंगडम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और देखा इसमें 5 होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई एंड द प्लांटी एंड ऑल्सो एनिमेलिया, ठीक है ना। अब इसके कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि इसमें इसको क्लासीफाई किसके बेसिस पे किया गया था, तो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब कोशिका संरचना की जटिलता, मतलब कि उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया यानी कि भोजन प्राप्त करने की विधि हो गया, फिर जातीय वृत्ति यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शारीरिक संगठन की जटिलता यानी कि वो बॉडी ये यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को देख के, ओके। अब इसमें कुछ चार्ट दे रखे हैं जो एक हद तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको पिक ले लो। अब देखा जाए नॉर्मली किंगडम प्लांटी एंड किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया के बारे में, ठीक है ना। तो किंगडम फंजाई में क्या आते हैं, किंगडम प्लांटी में देखा जाए इसके अंदर सारे आ जाएंगे आपके, ट्रैकियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, ये पैडोफाइटा, ठीक है ना, इसी को ध्यान रखना। तो प्लांट में ये सारे आ जाएंगे, यूग्लिनोफाइटा भी आ जाएंगे। और देखा जाए किंगडम फंजाई में इसमें सारे आ जाएंगे, बेसिडियोमाइकोटा क्लब फंजाई, एस्कोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा, फंजाई इम्परफेक्ट, जाइगोमाइकोटा, ऊमाइकोटा, ये क्राइसोफाइट, माइकोटा, स्पोरोजोआ, ठीक है। फिर से स्पोरोजोन्स, ये तो उसमें चला गया ना ये, अब आता है किंगडम एनिमलिया। इसमें देखो तो ऑर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा, मोलस्का, एनालिडा, इकाइनोटोमाटा, नीमेटोहेलमिंथिस, नाइडेरिया, प्लेटिहेलमिंथिस, पॉरीफेरा, जूमेस्टिगोफोरा, सोनार्डिया, किलीफोरा, ठीक है। देखा जाए मोनेरा में तो मोनेरा के अंदर आता है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा में देखा जाए तो इसमें तो देख लिया हमने, रोडोफाइटा, प्रायोफाइटा एंड द क्लोरोफाइटा, ठीक है। ये सब क्या है, प्रीमिटिव यूकैरियोट्स है। बाद में देखा जाए तो इसमें भी आगे जाके ये प्रोगेनोटा को आगे जाके ये 3 पार्ट में बांटा गया था, एक था यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड द साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हद तक काफ़ी तगड़ा चार्ट था, जिसने बनाया माइंड ब्लोइंग था, दिल को छू गया। इस चार्ट को आप भी लोग ध्यान से नोट कर ले, ठीक है। अब आते हैं किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा क्या कहता है, ध्यान समझना, काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। किंगडम मोनेरा कहता है मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया। इस जगत के जीव सूक्ष्म तथा सरलतम होते हैं।
समानताएं, लक्षण, जनरल कैरेक्टर, ये प्रारूपित एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें केंद्र कला का अभाव होता है एवं ये कोशिका जीव में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। केवल राइबोसोम तथा क्रोमेटोस्पोर्स होते हैं। अधिकतर विषमपोषी तथा मृतोपजीवी होते हैं। कुछ रसायन ये संश्लेषी होते हैं अथा ये 5 में बोल रहा है। अधिकांश जीव में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। अलैंगिक जनन होते हैं। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, मोनेरा जगत के उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवन की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती है, जैसे मिट्टी, जल, वायु, गर्म झरने जहां 80 डिग्री तापमान तक हो सकता है। हिमखंडों की तली में यानी कि समुद्र की तरह में ये राजस्थान में यहाँ तक कि अन्य जीवधारियों के अंदर ऊपर पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन, मोनेरा जगत को हम अध्ययन के लिए 4 भागों में बांटे हैं। एक है जीवाणु या बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, और एक्टिनोमाइसीट्स, आर्कियोबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, जिसको ब्लू एल्गी भी कहते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से नोटिस करेंगे आगे जाके। मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा ध्यान से नोटिस करना, ओके। मोनेरा जो होते हैं उसे आगे जाके बांटा गया, एक मिनट रुक जाओ, इसको आगे जाके बांटा गया बैक्टीरिया में, ठीक है। फिर बांटा गया एक्टिनोमाइसीट्स में, ठीक है। फिर बांटा गया इसको आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है। और फिर बांटा गया इसको साइनोबैक्टीरिया में, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखना, एक हद तक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। इसका एक फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। ये काफ़ी हद तक बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मोनेरा को इतने पार्ट में बांटा गया है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मोनेरा को कितने पार्ट में बांटा गया है, ध्यान रखना। मोनेरा को बांटा गया है आपको 4 पार्ट में, एक्टिनोमाइसीट, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद अब आता है आगे जाके कि बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया क्या होता है। इसमें क्या होता है, परिणाम देखा जाए साइज, तो जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनका व्यास 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर तथा लंबाई 3.0 से 5.0 म्यू होती है। कुछ जीवाणु जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का परिमाप 0.2 से लेके 0.3 इंटू 0.5 टू 2.0 म्यू मीटर होता है। एवं इपुलोपाइसियम फिशलोनी 600 म्यू मीटर सबसे लंबा होता है तथा ये बैगी क्या लिखा हुआ है, ये बेजियाटोआ सबसे बड़ा जीवाणु है। सबसे बड़ा जीवाणु कौन है, तो बेजियाटोआ, इसी को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा जीवाणु कौन है, तो बैटियाजोआ। विच वन, बैटियाजोआ। बैटियाजोआ इज द बिगेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। इसी को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बाद में आता है आकार, देखा जाए तो आकार के अनुसार जो है ना जीव कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला छड़ या बैसिलस, प्लूरल बैसिलाई, ये रॉड लाइक यानी कि बेलनकार या फिर सिलेंड्रिकल होते हैं। ये या तो अकेले होते हैं या फिर समूहों में पाए जाते हैं। एकल छड़ाकार संरचना होती है तो बैसिलस कहते हैं, उदाहरण लैक्टोबैसिलस। एवं 2 या 2 से अधिक होंगी तो इसे डिप्लोबैसिलस कहते हैं या फिर डिप्लोबैसिलस कहते हैं, ठीक है।
फिर बाद में क्या बोल रहा है, जब ये श्रृंखला में जुड़ते हैं और इन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। उदाहरण के लिए बैसिलस एंथ्रासिस। ये समांतर लगे होते हैं और इन्हें पैलिसिडे कहते हैं। उदाहरण के लिए कॉर्नीबैक्टीरियम। ठीक है, इसी को हम लोग ध्यान रखें। कॉर्नीबैक्टीरियम क्या होता है, ये मतलब कि जब देखो जब एक होगा तो हम लोग नॉर्मली बैसिलस कहेंगे, एक एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, और एक से ज़्यादा होगा दो होगा तो डिप्लोबैसिलस कहेंगे, और एक लाइन से होगा तो उसको हम लोग स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे। जैसे एग्जांपल तो हमारा देख लिया बैसिलस एंथ्रेसिस। और तो और अगर वही पैरेलल होंगे तो उसे हम लोग कॉर्नियोबैक्टीरियम कहेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, पक्की बात है। तो इसमें हमने मोनेरा के बारे में जाना। मोनेरा जो होते हैं सिंगल सेल होते हैं, उसमें अलग गुण होते हैं। जहाँ लाइफ इम्पॉसिबल हो वहाँ भी ये पाए जाते हैं। मोनेरा के 4 पार्ट होते हैं देखा जाए तो, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को या एक्टिनोमाइसिट को हो, आर्की बैक्टीरिया को हो या साइनोबैक्टीरिया को हो। ठीक है। अब देखा जाए आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया देखा जाए तो ये साइज में इतने होते हैं और इसके जो शेप होते हैं वो नॉर्मली कोकस, बैसिलस, मतलब इसमें पहले बैसिलस बताया रहा था, बैसिलस में पढ़ेंगे। तो पहले होते हैं कोकस होते हैं, बैसिलस होते हैं, स्पाइरलम होते हैं और भी अदर टाइप्स होते हैं, विब्रियो होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे भी सिर्फ बैसिलस के बारे में पढ़ना है। बैसिलस में भी देखो, अगर देखा जाए एक होगा तो बैसिलस बोलेंगे, 2 होगा तो डिप्लोबैसिलस बोलेंगे, 2 से ज़्यादा होगा तो स्ट्रेट लाइन में होगा तो उसे हम लोग स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे, और पैरेलल होगा तो कॉर्नियोबैक्टीरियम कहेंगे। ठीक है। अब आता है गोलाकार के बारे में। ओके, किसके बारे में आता है बात? गोलाकार के बारे में। ठीक है, गोलाकार के बारे में, गोलाकार के बारे में, गोलाकार के बारे में, गोलाकार के बारे में, बारे में, बारे में, गोलाकार के बारे में, गोलाकार के बारे में, गोलाकार के बारे में। सर के नीचे गोलाकार के बारे में। ठीक है, गोलाकार के बारे में जानेंगे। पहले इसका पिक ले लो, जैसे एक हद तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और ये एक हद तक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये हर जगह के लिए आपके काम आएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इसको क्या कहना चाह रहा है इसमें। इसमें क्या कहना चाह रहा है, गोलाकार एवं कोकस या कोकस। कोकस प्लूरल कोकाई, ये गोलाकार, स्पेरिकल तथा सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोशिका के विन्यास के पर ये कई प्रकार के होते हैं। इससे पहला होता है मोनोकोकस, अकेले कोशिका के रूप, उदाहरण के लिए माइक्रोकोकस। फिर होता है डिप्लोकोकस, दो कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनेटे, एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, अब फिर अगला हमारा टेट्राकोकस क्या होता है, जब 4 कोशिका आपस में कंबाइन हो, जैसे माइक्रोकोकस, ये ल्यूटस। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप देखें, विब्रियो है, स्पाइरलम है, माइक्रोकोकस है, डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, टेट्रोकोकस है, ये स्टेफिलोकोकस है, सर्किनेस है, फिलामेंट है, पैलिसेडे है, बैसिलस है, विब्रियो है। ठीक है। अभी वेरियस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, अनेक टाइप की जो कोशिका होती है ना एक श्रृंखला में हो, इसको स्ट्रेप्टो कहते हैं। फिर स्टेफिलोकोकस क्या होता है, जब गुच्छा में होता है। ठीक है, जैसे स्टेफिलोकोकस और ऑरिकस। फिर देखा जाए ये सार्किने तो 8 से 64 या उससे अधिक जीवाणु घनाकार समूह में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण सार्किना। ठीक है ना। कोमा शेप्ड क्या होता है, कोमा शेप या विब्रियो शेप्ड। अंग्रेजी में कोमा का ये कार्ड होता है। जैसे एग्जांपल में देखा है यहाँ पर विब्रियो कोलेडा।
फिर स्पाइरलियम क्या है, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का होता है। और देखा जाए तो ये एग्जाम्पल के लिए स्पायरोकाइटा या हेलिकोबैक्टर या फिर बहुरूप यानी कि पॉलीमॉर्फिक, यह जीवाणु के माध्यम के अनुसार अपना आकार बदलते हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया। फिर एक होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, यानी ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक। ग्राम पॉजिटिव जो होता है और ग्राम नेगेटिव उसमें होता क्या, देखो ग्राम पॉजिटिव जिसके आधार पर जीवाणु को दो समूहों में बांटा गया, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में बांटा गया। अब देखा जाए ग्राम नेगेटिव में बांटा गया, यह तकनीक क्रिश्चिट ग्राम यानी कि क्रिश्चियन ग्राम नामक द्वारा साइंटिस्ट ने 1884 में दिया था। ठीक है, इसमें हुआ क्या था समझो। इसमें ग्राम स्टेनिंग मेथड का यूज़ किया गया और जीवाणु को स्लाइड पर फैलाकर स्मीयर बना लेने एवं मतलब स्मीयर मतलब आलेप, मतलब एक आलेप बनाकर इस आलेप का को क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट नामक अभिरंजक यानी कि कलर में रंग दिया। बाद में क्या हुआ, सभी जीवाणु बैंगनी रंग के हो जाते हैं और इसके बाद आलेप को कई बार पानी से धोकर आयोडीन में के घोल में डुबोया गया। बाद में क्या हुआ, आलेप जल से घोलकर 95% अल्कोहल या एसीटोन में डुबोते हैं। कई जीवाणु बैंगनी रंग के हो जाते हैं और उन्हें ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं। और इसके विपरीत जो अपना बैंगनी रंग बनाए रखते हैं उसे हम लोग ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें से वो रंग मतलब जिसमें से बैंगनी रंग हट जाता है उसे हम लोग ग्राम नेगेटिव कहते हैं। जीवाणु आलेपयुक्त स्लाइडिन को 1% ये सेफ्रेनिन स्टेनिन से 30 सेकेंड स्टेनिन करने पर एवं फिर स्वच्छ जल से धोने के बाद ग्राम ऋणात्मक यानी कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु का अब लाल दिखते हैं। ठीक है ना, अब वो लाल दिखेगा। ग्राम घनात्मक जीवाणु बैगनी बन रहते हैं, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के का जो सेल वॉल होता है वो मोटा होता था, स्तरीय होता है। ठीक है ना, इसमें लिपिड की मात्रा कम होती है तथा कोशिका भित्ति में टेकोई अम्ल पाया जाता है, टेकोइक अम्ल पाया जाता है यानी कि टेक्टोइक एसिड पाया जाता है, उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति में 80% पेप्टिडोग्लाइकेन एवं प्रोटीन यानी कि बहुशर्करा होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पतली होती है तथा दो स्तरीय में बटी होती है। ठीक है ना, बाहरी मोटी लिपिड स्तर तथा आंतरिक पेप्टिडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इनकी कोशिका भित्ति में क्या कह रहा है समझो, इस पेप्टिडोग्लाइकेन 5 से 15% तथा फॉस्फोलिपिड 35%, प्रोटीन 15% तथा 50% जो है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड होते हैं। जीवाणु कोशिका की संरचना देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो यहाँ पर समझा यहाँ तक क्या कह रहा था। तो यहाँ तक हमारा ये कहा गया कि जो कोकस शेप होता है उसमें कुछ अलग अलग टाइप है, जैसे मोनोकोकस सिंगल होगा, डिप्लोकोकस डबल होगा, टेट्राकोकस 4 होगा, स्ट्रेप्टोकोकस एक लाइन में होगा, स्टेफिलोकोकस गुच्छा में होगा, और ये 8 से 64 होगा तो सरणी के कॉमा सेट में ये होता है, और भी बहुत सारी चीज़। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव फर्क ये है कि ग्राम पॉजिटिव का जो रंग होता है वो बैगनी देखो जब एक्सपेरिमेंट के दौरान दोनों को एक आयोडीन में डुबो कर जब दोनों को देखा गया तो ग्राम पॉजिटिव जो था उस पर स्टेनिंग रह गया, मतलब उसमें बैगनी कलर रह गया, नहीं हटा उसमें से, लेकिन ग्राम नेगेटिव से कलर हट गया जिस कारण से ग्राम नेगेटिव कहा गया। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब उसके बाद हम लोग को आगे बताया गया, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नॉर्मली कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल से क्या होता है। ठीक है ना, मतलब बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अब बोल रहा है सरफेस देखा जाए, सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। जीवाणु की कोशिकाओं में कई घटक होते हैं, इनमें से कुछ कोशिका भित्ति के बाहर होते हैं जबकि अधिकांश अंदर होते हैं। पहले देखो सरफेस अपेंडेज क्या होता है। सरफेस अपेंडेज में देखा जाए तो ये कशाभिकाएं यानी फ्लैचेला तथा रोम तथा फिम्ब्राई यानी कि पिल्लाई और फिम्ब्राई इसमें सम्मिलित होते हैं। ये फ्लैचेला लंबी होती है, एक समान मोटाई वाली होती है, ताड़ की तरह होती है, और कोशिकाशील कला से उत्पन्न होकर
कोशिका भित्ति से बाहर की ओर निकलती है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, बेसल, कॉय, हुक और तंतु। मतलब कि जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसमें 3 पार्ट होता है, एक होता है बेसल पार्ट, एक होता है हुक पार्ट, एक होता है तंतु पार्ट, यानी कि वो दूसरा पार्ट। ठीक है, अब इसका अपने फोटो देख के लिए, इसमें सेल वॉल है, कैप्सूल है, राइबोसोम है, रिजर्व फूड है, साइटोप्लाज्म है, डीएनए है, माइक्रोकैप्सूल है, मीजोसोम्स है, पाइनस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, लूज स्लाइम है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में बी में देखा जाए तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, इसमें देखा जाए तो उसके आधार पर बैक्टीरियल सेल ने कुछ पार्ट दे रखे, जैसे कि मुझे बोल रहा है एट्राइकस क्या होता है। एट्राइकस कशाव उसमें उपस्थित होगा, मतलब ठीक है ना, कशाव उसमें उपस्थित होगा। उसके बाद बोला एग्जाम्पल के लिए पास्चुरेला। मोनोट्राइकस क्या होता है, इसमें केवल एक कशाव होगा। ओके, और द मीन ऑफ कशाव, कशाव का मतलब फ्लैजेला। जब एक फ्लैजेला होगा तो हम लोग एक काइटोस बोलेंगे, मतलब कशाव नहीं होगा तो हम लोग एक काइटोस बोलेंगे। और मोनोट्राइकस बोलेंगे जब उसमें सिंगल फ्लैजेला होगा। ठीक है, जैसे स्यूडोमोनास हो गया। लोफोट्राइकस क्या होता है, जब बैक्टीरिया के एक हिस्से में जो होता है ना फ्लैजेला हो और एक में कोशिका का समूह हो, जैसे कि सैल्मोनेला। ठीक है, फिर है हमारा एम्फीट्राइकस, कशाविका दोनों तरफ से होगा, मतलब सेल वॉल जो हमारा फ्लैजेला है वो दोनों साइड से होगा, जिसको हम लोग नाइट, एग्जाम्पल आपका हो गया नाइट्रोसोमोनास। पेरिट्राइकस, कसाब संपूर्ण सतह पर होती है, एग्जाम्पल साल्मोनेला, लिम्फेमिडियम। फिर पिल्लाई बैक्टीरिया की पूरी सतह पर रोम यानी कि पिल्लाई जैसी संरचना होती है, जिसे पिल्लेन कहते हैं, और ये पिल्लीन प्रोटीन का बना होता है। पिल्लाई लैंगिक जनन के समय कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं, मतलब होता है कि पिल्लाई जो होता है ना कॉन्जुगेशन करके अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। फिर बोल रहा है सरफेस एडहेरेंट क्या होता है, सतह सलांगी क्या होता है। कुछ जीवाणु में कोशिका भित्ति चारों ओर से गाढ़े द्रवों के आवरण से घिरी होती है। इस आवरण को अवपंकत परत यानी कि स्लाइम लेयर कहते हैं। होता क्या है, यह सुसंगित होकर एक दृढ़ परत बनाए तो इससे संपुटिका कैप्सूल कहते हैं। यह स्तर पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। रोगजनक जीवाणु यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया में यह सतह पर अधिक मोटा होता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, जीवाणु कोशिका के चारों ओर एक मोटी तथा कठोर भित्ति पाई जाती है। सभी जीवाणु यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन तथा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन तथा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड या फिर म्यूरिन तथा म्यूकोपेप्टाइड नामक एक पदार्थ से बनी होती है। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में जी द्रव्य की पतली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये द्वारा घिरी होती है। यह कोशिका भित्ति के नीचे होती है और कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंध्र प्रदेश जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं मीजोजोम, 70S ये राइबोसोम एवं वॉल्विक्यून कण यानी कि वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स तथा भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। मेसोसोम कोशिका कला के कुछ स्थानों पर जीव द्रव्य में धंसने से बनी इनफोल्डेड रचना। ठीक है ना, मेसोसोम क्या होता है, वैसा रचना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मुड़ के बनी हो। इनमें अनेक श्वसन एंजाइम्स यानी कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। कोशिका द्रव्य में संगठित लवकों यानी कि प्लास्टिड का भी अभावक होता है, परंतु कुछ जीवाणु में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया क्लोरोफिल व कैरोटेनॉइड वर्णक पाए जाते हैं। केंद्रक न्यूक्लियोइड्स यूकैरियोटिक कोशिका के विपरीत जीवाणु के केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरे वास्तविक न्यूक्लियस का अभाव होता है। कोशिका के मध्य तंतु क्रोमैटिक तथा अनुवांशिक पदार्थ बिखरा होता है। इसे न्यूक्लियोइड या अनुवांशिक बिखरा पदार्थ मतलब इसमें न्यूक्लियोइड या
क्रोमेटिड बॉडी या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब वैसा मतलब क्रोमोसोम जो कि एज अ मतलब फैल रखा हो, उसमें स्प्रेड हो रखा हो। यह इसे आद्य आरंभिक केंद्र यानी कि इंसिपिटेंस न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का डीएनए यानी कि सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है। प्लाज्मिक तथा एपिसोम्स कभी कभी सामान्य डीएनए के अतिरिक्त कुछ जीवाणु अतिरिक्त आनुवांशिक इकाई यानी कि एक्स्ट्रा जेनेटिक एलिमेंट पाई जाती है। ठीक है इसे प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें प्लाज्मिड कहते हैं। और तथा ये डीएनए के वृत्ताकार टुकड़े होते हैं। इसके आधार पर कार्डियक आधार पर प्लाज्मिड जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। एक होते हैं एफ प्लाज्मिड, एक होते हैं आर प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड क्या होते हैं? इन्हें फर्टिलिटी कारक कहते हैं। मतलब कि इसमें जो होता है ना कि इसकी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के कारण बैक्टीरिया दो पार्ट में यानी कि एफ प्लस पॉजिटिव और एफ नेगेटिव में बढ़ता है। ठीक है, जबकि आर प्लाज्मिड क्या होता है इसमें देखा जाए तो, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, आपके आर बेटे में क्या होता है? यह प्रतिरोधक प्लाज्मिड कहलाते हैं। ओके, फिर होता है सी प्लाज्मिड। सी प्लाज्मिड क्या होता है? ये जो होता है ना नॉर्मली, देखो इसमें होता क्या है, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, सी प्लाज्मिड या फिर इसे हम लोग ये कोलिसिनोजेनिक कारक कहते हैं। कोलिसिनोजेनिक कारक कहते हैं। इसमें होता क्या है ना, इसे कोलिसिन स्त्रावण करते हैं। ठीक है, इनमें से क्या होता है, इसमें कोलिसिन स्त्रावित होता है, मतलब यहाँ से कोलिसिन निकलता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देखा जाए तो इसमें वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? इस प्रायः ये द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में अधिकांश जीवाणु विखंडन द्वारा तीव्र गति से प्रजनन करते हैं एवं इस प्रक्रिया में एक जीवाणु कोशिका समान प्रक्रिया की दो स्तरीय कोशिकाओं यानी कि डॉटर सेल में बढ़ जाता है। द्विखंडन प्रक्रिया में जीवाणु गुणसूत्र विभाजित होकर दो वृत्ताकार गुणसूत्र बना लेता है। केंद्रीय कोशिका के केंद्र में जिस मेसोसोम से यह गुणसूत्र लगा होता है वह भी दो भागों में बढ़ जाता है। मेसोसोम के बीच झिल्ली में वृद्धि होने के कारण दोनों संतति गुणसूत्र यानी कि डॉटर क्रोमोसोम विपरीत दिशाओं में धकेल दिए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में संकीर्णन यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन के फलस्वरूप जनक यानी कि पेरेंट कोशिका की दो संतति में विभाजित हो जाती है। दो संतति कोशिका की फैली ये कलाओं के माध्यम कोशिका भित्ति बन जाती है और दोनों सतत कोशिकाओं में अलग अलग हो जाती है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन असामान्य बीजाणु एंडोस्पोर द्वारा होता है। ठीक है ना, एंडोस्पोर द्वारा इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोनिडिया देखा जाए तो कोनिडिया श्रृंखला में तंतुमय एक दूसरे से लगी रहती है एवं प्रत्येक कोनिडिया अकुंत्रित होकर नए जीवाणु को जन्म देती है। मतलब कोनिडिया के द्वारा ये किसी नए जीव को जन्म देता है। फिर आता है एंडोस्पोर। कुछ जीवाणु जैसे कि टेटनस एवं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की कोशिकाएं के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियां में दृढ़ भित्ति वाली यानी कि अंतःरोधी यानी कि रेजिस्टेंट रचना बनाई होती है। इन्हें अंतः बीजाणु यानी कि एंडोस्पोर कहते हैं। एवं एक जीवाणु की कोशिका से केवल एक ही बीजाणु बनता है। याद रखना, एक बैक्टीरिया से एक कोशिका से केवल एक ही बैक्टीरिया बनेगा, अंतः एंडोस्पोर बैक्टीरिया बनेगा। अतएव अनेक जीव वैज्ञानिक अंतः बीजाणु को सर्वाइवल यानी कि उत्तरजीविता का साधन मानते हैं। मतलब कि जो एंडोस्पोर है वो की एक सर्वाइवल माध्यम है। ठीक है ना, साधन जिसके द्वारा न कि प्रजनन का अंतः बीजाणु के निर्माण के लिए कोशिका का प्रोटोप्लास्ट दो भाग में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग बाद में मतलब बढ़ जाता है, जिसके छोटे छोटे भाग को हम लोग फोर स्पोर कहते हैं।
ठीक है ना। जीव द्रव्य का बड़ा भाग इस छोटे छोटे चारों ओर से घिरा होता है। इस प्रकार इस अवस्था में पूर्ण बीजाणु दो कलाओं से घिरा होता है। इस अवस्था में बीजाणु अधाग स्पोर प्राइमोर्डियम कहते हैं एवं इसके चारों ओर मोटी भित्ति वाल बन जाती है, जिसमें 3 लेयर होते हैं। पहला है कॉर्टेक्स, कोट और एक्सोपोडियम, ठीक है ना। इस चीज को भी हम लोग ध्यान रखना होगा। कॉनिडियम के अंदर ये सब सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। ओके। फिर आता है परिपक्व अंतः बीजाणु शुष्क होता है। इसकी उपापचयी क्रिया बहुत धीमी होती है और तथा विकरों तथा अनेक रासायनिक पदार्थों से आसानी से प्रभावित नहीं होता। इसमें कई घटकें तथा 100 डिग्री टेम्परेचर तथा सहन करने की क्षमता होती है। अंतः बीजाणु की यह सहन क्षमता मोटी भित्ति, कम जल तथा रासायनिक पदार्थ यानी कि पिकोलिनिक अम्ल यानी कि डाइपिलोक्लिक एसिड के कारण की उपस्थिति के कारण होती है। अनुकूल परिस्थितियों में वापस आने पर अंतः बीजाणु कोशिका के बाहर निकल कर वृद्धि होती है। लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन। जीवाणुओं में न तो युग्मक बनते हैं न ही निषेचन होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो लैंगिक प्रजनन नहीं होता, परंतु लैंगिक प्रजनन का मुख्य उद्देश्य होता है अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान यानी कि जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। मतलब कि इस जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन में जीन का ट्रांसफर। फिर बाद में बोला जीवाणु में अनुवांशिक पूर्ण योजन होता है और अग्रलिखित 3 विधियों से हो सकता है, ठीक है ना। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या कहा समझा आपने। इसमें ये बोल रहा था कि नॉर्मली देखा जाए तो जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर बहुत सारे लेयर होते हैं, जिस कारण से वो अधिक से एक्सट्रीम एरिया में सर्वाइव कर पाता है और वो पिल्लाई के द्वारा कंजुगेशन करता है। और देखा जाए तो आगे जाके इसके बैक्टीरिया में कुछ पार्ट्स है, जैसे कि हमारा कशाप मैंने बताया ही, एक्टोट्राइकस में एक फ्लैजेला होगा, इसमें मतलब एक्टोट्राइकस में फ्लैजेला नहीं होगा और मोनो में एक होगा। लोफो में देखा जाए तो एक साइड एक होगा और एक साइड गुच्छा होगा। वही देखा जाए इसमें देखा जाए एम्फी में देखा जाए तो एम्फी ट्राइकस में देखा जाए तो इसमें क्या होता है दोनों साइड में होंगे। और देखा जाए अगला जो है हमारा उसमें सेल ये सरफेस एजर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अंदर स्लाइम बोर्ड का एक लेयर बन जाता है और एक कैप्सूल के फॉर्म में अपने आप को हार्ड लेयर करके एक अधिक से अधिक एक्सट्रीम कंडीशन में खुद को एडजस्ट कर लेता है, जैसे हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया की तरह भी कहते हैं। सेल वॉल देखा जाए सेल वॉल, तो इसका सेल वॉल काफ़ी हद तक अच्छा होता है। ये पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि ये नाग और नैम का बना होता है। नाग मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। इसका ये बन रखा होता है, ठीक है। इससे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर साइटोप्लाज्म में जो होता है आगे जाके 70s आरएनए होता है और भी अलग अलग टाइप के कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आरईआर हो गया, एसईआर हो गया और भी अदर पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और देखा जाए प्लास्टिड का बात, तो प्लास्टिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनफोल्डेड स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म्स होता है, मतलब कि सेल के अंदर जो होता है ना ये इनफोल्डेड यानी कि फोल्ड टाइप में जो जेनेटिक मटेरियल जो एक्सपेंड रहता है उसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिड, ओके। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सबका डीएनए होता है जिसका स्टडी हम लोग हायर क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर बाद में क्या आता है न्यूक्लियोइड्स है। न्यूक्लियोइड्स में हम लोग जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्रोमेटिक बॉडी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसमें न्यूक्लियोइड कहते हैं, ओके। डीएनए जो होता है सर्कुलर डीएनए कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड में पढ़ा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और इसमें जो एक होता है एक होता है एफ प्लाज्मिक, होता है आर प्लाज्मिड, एक होता है सी प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड में क्या होता है फर्टिलिटी रेट बढ़ाता है और ये जो होता है रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। और सी प्लाज्मिड जो होता है वो ये कॉलिसेनिन नाम का एक केमिकल निकालता है। फिर बैक्टीरिया में देखा जाए रिप्रोडक्शन, तो बैक्टीरिया के अंदर जो है डॉटर सेल बनता है। डॉटर सेल के अंदर होता क्या है उसमें डॉटर क्रोमोसोम बनेगा, उसमें कंस्ट्रक्शन होगा और उसके जो पेरेंट्स है बाद में जो एसेक्सुअल प्रोसेस करके बाद में कॉनिडिया फॉर्मेशन करेगा। कॉनिडिया से एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म में बहुत सारा रेजिस्टेंस बनेगा, फिर वो खुद को एडजस्ट करते हुए बाद में इसके बाद 3 लेयर होता है, इसको कॉर्टेक्स, कोट और एक्सोपाइरियम कहते हैं, ठीक है। फिर
रिप्रोडक्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें जो होता है ना बैक्टीरिया के अंदर जो मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता है, बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो उसमें जो होता है कि डीएनए का ट्रांसफर होता है, हम लोग कॉन्जुगेशन के थ्रू करते हैं। और इसी कारण से इसमें हम लोग इसे हम लोग जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसे कुछ प्रोसेस भी है, जैसे कि पहला प्रोसेस में देखा जाए तो 1 मिनट रुक जाओ।